आप बताएं कि तैमूर बहैसियत इंसान कौन है, तैमूर है कौन, कहाँ से जो है वो बिलोंग करती है और किस तरह जो है वो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर का जो रवैया है वो हमारे साथ अच्छा नहीं है, बड़ी बड़ी लाइनों में लगा दिया जाता है, हमारा नंबर नहीं है, जब नंबर आता है तो अक्सर औकात ये होता है कि नहीं जी डॉक्टर साहब आप जो है वो ऑफ कर चुके हैं। तो डॉक्टर तैमूर की क्या प्रायोरिटी है कि जो पेशेंट आज के दिन के आए हुए हैं क्या उनको फैसिलिटेट किया जाएगा? उसके मुताबिक हर तीसरा मरीज इस वक्त जो सराय आलमगीर अस्पताल THQ में आता है उसको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है। एक तो हेपेटाइटिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है और दूसरा मेरी एज के लोगों को कब और कौन कौन से टेस्ट हर कुछ वक्त के बाद जो है वो करवाते रहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद आलियान। नाज़रीन, आज की जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अपना एक अहम नाम अहम मुकाम रखते हैं, लाला मूसा से बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आजकल जो सराय आलमगीर तहसील है उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा नाम जो है वो सामने आ रहा है। मेरी मुराद आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैमूर साहब जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं THQ सराय आलमगीर में, और इसके साथ साथ ये एक्स रजिस्ट्रार हैं मेडिकल यूनिट 1 जनरल हॉस्पिटल लाहौर के। सबसे पहले सर वेलकम टू शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। बेसिकली ये बताएं, मैंने तो सिर्फ वो बता दिया कि डॉक्टर तैमूर जो है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और लाहौर के जो है वो जनरल हॉस्पिटल के एक्स रजिस्ट्रार हैं जी। आप बताएं कि तैमूर बहैसियत इंसान कौन है, तैमूर है कौन, कहाँ से जो है वो बिलोंग करती है और किस तरह जो है वो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हुए? जी, सबसे पहले तो नाम आप सबको ऑलरेडी मेरा आप जानते हैं, डॉक्टर तैमूर इकबाल मेरा नाम है। जहाँ तक सवाल है करियर के स्टार्ट का, हमारी फैमिली ओवरऑल जो है ना वकला की फैमिली है। हमारे मेरे ताया जी, मेरे सारे आगे से कज़न्स, ये सब के सब वकला हैं। और दूसरा प्रोफेशन जो हमारी फैमिली का है वो टीचर्स का है। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मेरी खालाएँ, ये सब टीचर हैं। तो जब देखा कि दो प्रोफेशंस काफ़ी सारे हमारे इकट्ठे हो गए हैं, साथ मेरा अपना एक पैशन था इंसानी जिस्म से रिलेटेड, इंसानी एनाटॉमी से रिलेटेड, इंसान सबसे बड़ी अल्लाह की दी हुई मिस्ट्री है। ये बात, जिसकी चीज़ें आपको निकालना है, जिसके मुतालिक जानना मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी है। ठीक है, इस कोशिश ने इस फील्ड से प्यार पैदा किया और उसी प्यार ने आज इस जगह पे ला के बिठा दिया मैं। ठीक है। अच्छा, फैमिली का ना मैंने देखा कि हमारा फैमिली का बड़ा प्रेशर होता है। जो हमारा जो एरिया है ना, या बिलखसूस अगर पंजाब की बात कर लें तो यहाँ पर दो ही प्रोफेशन को जो है वो प्रेफर किया जाता है। फर्स्ट वन के बेटा इंजीनियरिंग कर लो और सेकंड वन के आप जो है वो मेडिकल कर लो। तो क्या फैमिली का कोई प्रेशर था कि आपने मेडिकल की फील्ड में जाना है, या फिर जिस तरह बता रहे हैं कि आपकी फैमिली का ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो क्लास से है और इसके साथ साथ जो है वो आपकी फैमिली का ताल्लुक टीचिंग से है, तो कोई प्रेशर था कि आप मेडिकल में जाएं या फिर अपना एक अलग पैशन था? फैमिली वाले तो उल्टा चाहते थे मैं ना जाऊं मेडिकल में। उसकी एक रीज़न ये थी कि वकला की फैमिली में आपको पता है जो वकील की पढ़ाई है वो इक्वली टफ है एज कम्पेयर टू डॉक्टर। उन्होंने देखा कि सारी ज़िंदगी ताया जी भी, आगे से उनके बच्चे भी घर से बाहर रहे हैं, तो एक और बच्चे को दूर भेजने से बेहतर है कोई ऐसी फील्ड चूज़ करवाई जाए जो यहीं पे रह के करे। लेकिन अपना शौक इतना ज़्यादा था कि इस पैशन को फॉलो करते करते अल्लाह ने पहले सरगोदा फिर लाहौर और आज यहाँ बिठाया। कितने अरसे से जो है वो आप MBBS करने के बाद जो है वो अपनी एज अ फील्ड में है? मुझे माशाल्लाह 7 साल से ज़्यादा हो गए इस फील्ड में। तो ये सराय आलमगीर लाला मूसा से आपके पास तो ऑप्शन होगा, गुजरात का भी ऑप्शन था, खारियां का भी ऑप्शन था, और सराय आलमगीर ही क्यों चूज़ किया? इसके पीछे दो वजूहात थी। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि मौके थे लाहौर के भी, रावलपिंडी का इवन, लेकिन अपनी मिट्टी होती है ना उसकी खींच बहुत होती है। यही बात है, बिल्कुल। तो हमने अपने बुजुर्गों से यही सीखा है कि आप अपनी बेसिस, अपनी रूट्स के पास वापस आओ हमेशा। ठीक है। अगर इधर की मिट्टी को फ़ायदा नहीं पहुंचाना तो इस मिट्टी में पैदा होने, इस मिट्टी में रहने का क्या फ़ायदा। ठीक। तो वो एक तो यहाँ लेकर आई। अब स्पेसिफिकली गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ और सराय आलमगीर में सराय आलमगीर की चॉइस, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे दो कज़न्स के दोस्त डॉक्टर बिलाल का MS THQ हॉस्पिटल खारियाँ, उनसे जब मेरा एग्ज़ाम पास हुआ तो हमने एक मुलाकात की। उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पर आएँ, हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट एक तो है नहीं, दूसरा उन्होंने बताया कि सराय आलमगीर में भी मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। तो भाई बड़े हैं, उनकी बात तो हम नहीं टाल सकते।
तो बस उनके कहने पे। दूसरा फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी देखा कि अस्पताल, बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है लेकिन बिल्डिंग्स के ज़रिए अस्पताल नहीं चलते, उसके स्टाफ से चलते हैं। स्टाफ से चलते हैं। जब देखा कि स्टाफ मतलब एक बंदा ही अवेलेबल नहीं है तो वो डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं। यही बात तो उस डिपार्टमेंट को बिल्ड करने की एक मौका मुझे मिला। तो मैंने कहा अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करें। तो आज माशाल्लाह अगर आप देखें तो हमारा मेडिकल वार्ड खारियाँ और लाला मूसा के अस्पताल जो हमारे लेवल के अस्पताल हैं उनसे माशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करता है। और तहसील खारियाँ और तहसील लाला मूसा इलाके से पेशेंट्स मेरे पास सराय आलमगीर आके दाखिल होते हैं। ज़बरदस्त। तो ऑब्वियसली अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम है। अच्छा ये बताएं कि मेडिकल का शोबा बहुत वसी है, हर कोई जो है वो कोई पल्मोनोलॉजिस्ट बन जाता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बन जाता है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट बन जाता है। तो ये मेडिकल स्पेशलिस्ट किस तरह जो है वो आप इस तरफ गामजन हुए कि मुझे ये फील्ड जो है वो इसका इंतखाब करना चाहिए? और इसके साथ ये भी ऐड कर लीजिए कि कितना मुश्किल है बाकियों के लिहाज से, बाकी क्योंकि एक स्पेसिफिक एक जो है होते हैं उसके माहिर होते हैं, लेकिन मेडिकल स्पेशलिस्ट के जो है वो अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका कितना डिफरेंस है, कितना मुश्किल है और आप इस जानिब आए क्यों? इसके पीछे भी एक तो पर्सनल लाइफ के कुछ वाक़यात हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने देखा था, हमारे एक बड़ा करीबी दोस्त है, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे। ठीक है। तो उनके साथ ये हुआ कि इसी तरह उनको एक ख़ास किस्म की बीमारी होती है जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। अच्छा। जिसमें आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा बैक वक्त काम करना छोड़ जाते हैं। तो देखते रहे कुछ स्पेशलिस्ट के पास, यानी जिस उसका मसला होना उस स्पेशलिस्ट के पास वो चले जाते थे। ठीक है। बातें को रिलेट नहीं हो सकी। यानी जब छाती का मसला बना तो छाती वाले डॉक्टर के पास गए, वो उसी तक देखते रहे। जिगर का मसला बना उस तरफ चले गए, वो उसको देखते रहे। तो जब ये चीज़ देखी कि आप स्पेशलिस्ट, नो डाउट उनका अपना रोल है, यही बात, बहुत बड़ा रोल है उनका, लेकिन जब आप को रिलेट नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, और उस वक्त देखा कि मेडिकल स्पेशलिस्ट, सही जो बात है, एक्सेस नहीं थी, पता ही नहीं था कि मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भी जाया जा सकता है ताकि वो इन चीज़ों को जोड़ के किसी तरफ लेके जाए। ठीक है। तो जब ये चीज़ देखी तो इसने बहुत गामजन किया इस बात की तरफ कि आपको ऐसी फील्ड में होना चाहिए जहाँ पे आप इंसानी जिस्म को एज अ होल देखें, बजाय इसके कि मैं सिर्फ फेफड़ों को देखूं या मैं सिर्फ जिगर को देखूं या मैं सिर्फ गुर्दों को देखूं। पूरे जिस्म को एक तौर पे देखा जाए। दूसरी वजह, जब हम चॉइस करते हैं हमारी स्पेशलिटी से रिलेटेड, मुझे किसी ख़ास स्पेशलिटी ने अट्रैक्ट नहीं किया, मेरे लिए सारी स्पेशलिटीज़ बराबर थी। तो उन सब का आंसर मेडिसिन में था, इसलिए भी मेडिसिन को चूज़ की। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ना ये मेडिकल की बातें काफ़ी हो गई, अब मुझे ये बताएं कि तैमूर इकबाल, डॉक्टर तैमूर इकबाल नहीं, बचपन में कैसा था और बचपन में जो है वो किस तरह स्टडी में कैसा था, किस तरह जो है वो किन किन पोजीशन पे गया, क्या कौन कौन सी पोजीशन हासिल की और किन किन इदारों से तालीम हासिल की? सबसे पहले मुझे याद है, बहुत छोटे थे, 5-6 साल की उम्र थी, तब से कुछ मेमोरीज़ हैं, उससे पहले की तो मेमोरीज़ भी नहीं होती। मेरा एक स्कूल होता था, छोटा सा प्राइवेट स्कूल था लाला मूसा में, वहाँ से स्टार्ट किया। मुझे आज भी वो दिन याद है कि पहला दिन स्कूल का था, तो मैं इतना रोया कि मेरे घर वाले मुझे लेने आ गए। तो स्कूल से लगाओ कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन जब मैट्रिक में आए तो थोड़ा सीरियस होना पड़ा। उस वक्त मैं नवीद सैर स्कूल में था। ठीक है। हमारे प्रिंसिपल थे सर नवीद, उनका हमारे एक आजकल मैनेजर हैं वो नेशनल बैंक इस्लामिक ब्रांच के डॉक्टर सर जवाद, इनके साथ इन्होंने पढ़ाया, इन्होंने ग्रूम किया। एक सर साकिब होते थे हमारे मैथमेटिक्स के, ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन उन्होंने एक पैशन क्रिएट किया कि यार आप पढ़ें, आप में सलाहियत है। क्योंकि हमारी क्लास में आमतौर पे आई वाज अ पोजीशन होल्डर, लेकिन ऑब्वियसली उस तरह पॉलिश करने में मेरे इस्तिज़ा का बड़ा हाथ था। उन्होंने जब मैट्रिक में मुझे मेरे इस पोटेंशियल को रिकग्नाइज़ किया, मुझे शौक़ दिलाया, तो पढ़ाई शुरू की। मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आ गए। फिर नया उस वक्त गुजरात में पंजाब कॉलेज खुला था। मेरे वालिद साहब के टीचर फिज़िक्स के, नाम कैसा मेरे उनके जहन से निकल गया, ज़मींदार कॉलेज में भी वो होता है। ठीक है। वो उस वक्त पंजाब कॉलेज में थे। सिर्फ उनकी वजह से मेरे वालिद साहब ने मुझे पंजाब कॉलेज गुजरात में दाखिला दिलवाया। फिर वहाँ पढ़ाई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है। तो उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी मनाजिल आगे आई
उसमें अपनी मेहनत के जरिए और अल्लाह के करम से चलता अल्लाह के रहा। करम से आगे। अच्छा ये बताएंगे, जिस तरह आपने बताया कि वालिदा भी जो है वो एक प्रिंसिपल रही हैं किसी स्कूल की, और वालिद साहब भी जो है वो टीचिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे, तो बचपन में तैमूर को कौन जो है वो लुक आफ्टर करता था? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जिनके पेरेंट्स जो है वो माँ भी जॉब करती है, बाप भी जॉब करती है, तो वो बच्चे थोड़े से ना लेज़ी हो जाते हैं अक्सर औकात। तो उस वक्त तैमूर का क्या हाल थे, उस वक्त क्या सूरत हाल थी? क्या आवारागर्दी भी कभी की या फिर नहीं, उन्होंने घर में बाउंड कर दिया? अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारी नानों ने, हम जो दोनों फैमिलीज़ हैं ना, मेरी और मेरी खाला की फैमिली, हम 6 कज़न्स हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशंस पे हम लोग बैठे हैं। मेरे 2 कज़न्स यानी मेरी खाला के 2 बच्चे डॉक्टर्स हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी सिस्टर फार्मासिस्ट हैं। तो हमारी नानों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था घर का कि हमारे वालिदैन ज़ाहिर है वो जॉब के सिलसिले में बाहर होते थे, लेकिन उन्होंने कभी हमें कमी महसूस नहीं होने दी थी। और हमारी ग्रूमिंग इस तरह से की कि हम कज़न्स ही एक दूसरे के इतने स्ट्रॉन्ग आपस में दोस्त थे कि हमें घूमने फिरने की, बाहर जाके खेलने की, अगर बाहर जाते थे तो भी साथ जाते थे। ठीक है, तो हमें आउटर कंपनी से काफ़ी हद तक ऑटोमेटिकली दूर हो गए हम। ठीक है, हाँ, लेकिन जब स्कूल कॉलेज लाइफ में ख़ास तौर पे गए, तब ज़ाहिर आपको पता है बच्चे सब सेपरेट हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई अपनी अपनी फील्ड में चले जाते हैं। उस वक्त फिर बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने। आज वो भी माशाल्लाह यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खारियाँ में बहुत से दोस्त हैं साथ जो डॉक्टर्स हैं। ठीक है। तो अब तो, लेकिन ये एक अच्छी कंपनी का टाइम था और मेरा ख्याल है सबसे बड़ा रोल अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी नानों का था। माशाल्लाह। चलें, अच्छा ये बताएं कि आप वापस आ जाते हैं डॉक्टर तैमूर इकबाल पे। मिसेस तैमूर इकबाल हैं जो, वो भी मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं या किसी और बिल्कुल, वो भी डॉक्टर हैं और आजकल कहाँ जो है वो सर्व कर रही हैं? आजकल वो घर को सर्व कर रही हैं आजकल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है जब बच्चा छोटे होते हैं तो उस वक्त माओं का ज़्यादा रुझान बच्चों की तरफ हो जाता है, उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो उनकी प्रायोरिटी इस वक्त बच्चा है। ठीक। तो शादी जो है वो क्या लव मैरिज थी या अरेंज थी? नहीं, मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। फैमिली या आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली। आउट ऑफ फैमिली। तो ये बताएं कि जब आपकी शादी हो गई तो उसके बाद लाइफ जो है वो 180 डिग्री जो है वो चेंज हो जाती है, बिल्कुल तब्दील हो जाती है। तो उसमें कोई फ़र्क देखा आपने कि पहले वाला ठीक था ज़माना या थोड़ा? मेरे ख्याल में शादी के बाद की लाइफ बहुत अच्छी है। मेरी लाइफ में तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। सबसे बड़ा चेंज जो मैंने देखा है, हम लोग थोड़ा बहुत उसको ऑब्जर्व करते हैं, आप बहुत सी ऐसी चीज़ों से जो गैर ज़रूरी होती हैं लेकिन सिंगल लाइफ में अच्छी लगती हैं, आप उनसे बच जाते हैं और एक साथी मिल जाता है आपको जिसके साथ आप किसी भी किस्म की खुशी और दुख शेयर कर सकते हैं, अपने राज शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कितना अर्सा कबल शादी हुई? हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो चुके हैं। अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप जो है वो ना दे। डॉक्टर तैमूर इकबाल हैं जो, क्या वो ये जो मेडिकल का शोबा आपने बताया तो है कि अवामी खिदमत के लिए जो है वो हम सर्व कर रहे हैं, तो क्या इसको ये भी इस तरह भी एक सोचा है कभी कि नहीं मैंने इससे बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है और बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने जायदादें बनानी है और लोगों को इतना जो है वो प्रायोरिटी नहीं देनी? देखें, जहाँ तक सवाल है ना पैसे का, एक कॉन्सेप्ट है जो हमने अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से सीखा है। अगर आप में काबिलियत थोड़ी सी भी होगी ना और आप एक चीज़ का सोचेंगे कि मैंने अपना दिया हुआ पैसा हलाल करना, रिस्क अल्लाह ने उतना दे देना आपको, ना 1 रुपया ज़्यादा मिलना है ना कम मिलना है। बाकी जहाँ तक सवाल है जिसको हम अपनी ज़ुबान में एक स्लैंग है ना कि डॉक्टर ने मरीज़ों की खाल उतार तो वो एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं कभी ना कर सकूं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात आपकी पर्सनल लाइफ, मेरे नज़दीक इंसान की पर्सनल लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैंने पैसा कमाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक तो डेली प्राइवेट बैठना पड़ेगा, अस्पताल बनाना पड़ेगा। उस अस्पताल को बनाते बनाते मैं अपनी उम्र और जहन दोनों को ज़ाया करूँगा। तो इससे बेहतर है कि अच्छी लाइफ गुजारी जाए अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वो वक्त दोबारा नहीं आना और जो पैसा बनना है वो मैंने यूज़ नहीं करना। यही बात है, इसलिए अच्छी लाइफ गुजारना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं
तो डॉक्टर का जो रवैया है वो हमारे साथ अच्छा नहीं है। बड़ी बड़ी लाइनों में लगा दिया जाता है, हमारा नंबर नहीं है। जब नंबर आता है तो अक्सर औकात ये होता है कि नहीं जी डॉक्टर साहब आप जो है वो ऑफ़ कर चुके हैं या उनकी टी ब्रेक हो गई है, वो अब नहीं मिल सकते आपको 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद वो बेचारा वेट कर करके चला जाता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये होता है, सराय आलमगीर में भी होता है, खारिया में भी होता है, जहाँ मर्जी जाए वहाँ पे होता है। तो डॉक्टर तैमूर की क्या प्रायोरिटी है कि जो पेशेंट आज के दिन के आए हुए हैं, क्या उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उनका प्रॉपर जो है वो चेकअप किया जाएगा, या फिर उनको नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी जी कल आए परसों आए? इस मामले में थोड़ा सा ना हमें प्री टेक्स्ट का पता होना बड़ा ज़रूरी है। देखें, अगर आप इस तहसील की आबादी का जिक्र करें तो तकरीबन 3.5 से पौने 4 लाख की आबादी तकरीबन इस तहसील की है। उस 3.5 से पौने 4 लाख आबादी के लिए अगर एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को 1/3 आबादी भी दिखाती है तो उसके लिए तकरीबन आपके पास 1 लाख मरीज के लिए एक डॉक्टर है। अगर आप हर पेशेंट को जो उसका राइट है 5 मिनट भी दें, आइडियली तो 10 मिनट देने चाहिए, लेकिन अगर आप 5 मिनट भी दें तो आप एक दिन के अंदर 30 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 पेशेंट्स देख सकते हैं। होता यही है हमारे यहाँ। अगर कभी आपको मौका मिलेगा, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पेशेंट्स जिनको चेक किया जाता है वो हमेशा सेटिस्फाइड होके जाते हैं, जिनको नहीं किया जाता वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं। उसकी रीज़न हम नहीं होते, उसकी रीज़न वो टाइम है और वो आबादी का तनासुब है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। मेरा मानना ये है, बजाय इसके कि मैं एक दिन में 80 या 90 मरीज़ देखूं, जो ह्यूमनली एक इम्पॉसिबल टास्क है। देखने वाले देखते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते, लेकिन उसमें फिर आप पेशेंट का राइट छोड़ते हैं। मसलन आप मेरे पास एक बीमारी के साथ आएँ और मैं सुनूं ही ना कि आपको बीमारी क्या और दवाई लिख दूं, आपका भी नुकसान, मेरा भी नुकसान। इससे बेहतर है मैं 5 मिनट आपकी बात सुनूं, दवाई लिखूं। इस चीज़ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लूं कि यार कुछ पेशेंट्स को मैं कल बुला लूं, बजाय इसके कि मैं किसी पेशेंट का नुकसान करूं। अच्छा ये बताएंगे, पेशेंट जो है ना वो अक्सर, क्योंकि जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे ना इलिटरेट जो है वो हमारी पॉपुलेशन है, लोग हैं। तो पेशेंट एक तो वो उस वक्त जो है वो तकलीफ़ में होता है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस इस तरह करता है कि आगे से डॉक्टर को लगता है या फिर जो भी उसको चेकअप करने वाला जो भी आ गया है उसे यही फील होता है कि ये हमारे साथ थोड़ा ना ऑकवर्ड हो रहा है, थोड़ा सा गुस्से में आ रहा है, ठीक है इसमें पेशेंस नहीं है। तो उस वक्त डॉक्टर तैमूर इकबाल कैसा होता है? क्या वो पेशेंट्स के साथ उसकी बात सुनता है, सब्र व तहम्मुल के साथ उसके जो है वो सारी बात सुनता है, या फिर कभी कभार लोगों पे गुस्सा भी आ जाता है? देखें, या फिर एक और लास्ट एक ये भी ऐड कर लीजिएगा इसमें कि कोई ऐसा वाक़या अगर पेश आया तो वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जहाँ तक सवाल है ना गुस्से का, इंसान को गुस्सा आता है, मुझे भी बिल्कुल आता है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स ऐसा ही किया जाता है कि उनको ज़रा आराम से समझाया जाए, बात सुन ली जाए। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है आज तक ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन हाँ जहाँ तक वाक़े की बात है तो कुछ पेशेंट्स को उस मामले में समझाना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि बिलफर्ज आपके पास एक पेशेंट इमरजेंसी में आता है और उसकी हड्डी टूटी हुई है, अब उसको देखना ऑर्थोपेडिक सर्जन ने है, वही उसका इलाज कर सकता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने किसी और मर्ज के लिए मुझे दिखाया होता है, वो कहते हैं हमने आपको ही दिखाना। ये चीज़ समझाते हुए जब पेशेंट्स बिल्कुल नहीं समझते, फिर कभी कभार गुस्से में भी कहना पड़ता है, लेकिन गुस्सा इस तरह का ही होता है कि वो बस बात समझ के अपना इलाज करवा लें। ठीक है, ऐसा अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं किया कि किसी को तज़हीक की जाए किसी की। बाकी ये है कि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अगर आपने किसी के भी बारे में प्रोफेशनल फीडबैक लेना हो तो आप उसकी क्लाइंटेल से लेते हैं। यही बात है। तो मेरे पेशेंट्स, मेरे करैक्टर और मेरे कंडक्ट के बारे में मेरे पेशेंट ज़्यादा अच्छे गवाह हैं। अब क्योंकि मैं तो क्योंकि मेरे वाले साहब आपके जो वो पेशेंट है, मैं तो जानता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो शायद देखने वाले को लगे कि उनके मुंह पर ऐसी बात कर रहा है। तो लिहाजा अगर किसी ने भी डॉक्टर साहब के बारे में जानना है तो वो उनके पेशेंट से जाकर पूछ सकता है। तहसील सराय आलमगीर में सैकड़ों के हिसाब से अब इनके पेशेंट हैं जो इनके पास आते हैं, इनसे जो है वो रहनुमाई लेते हैं, इनसे जो है वो चेकअप करवाते हैं सारा कुछ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा मेडिकल स्पेशलिस्ट का फ़ायदा उठाते हुए देखने वाले नाजरीन को कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो एरिया, एक तो हेपेटाइटिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और दूसरा मेरी एज के लोगों को, यानी कि जो 20 अबव हैं, 30 से नीचे हैं, और वो और या फिर जितने भी लोग हैं उनको कब और कौन कौन से टेस्ट हर कुछ वक्त के बाद जो है वो करवाते रहना चाहिए?
सबसे बड़ी बात तो जी जो आपने बात की है ना, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है सराय आलमगीर की, जिसके बारे में अक्सर हमारी मीटिंग भी होती है। मैं साहब से भी मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ। मेरी अपनी जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है उसके मुताबिक हर तीसरा मरीज़ इस वक्त जो सराय आलमगीर अस्पताल THQ में आता है उसको हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C है। ठीक है, और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे मुराद ये है कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर तहसील सराय आलमगीर में हर तीसरा बंदा इस चीज़ का ख़तरे में है कि उसे जिगर का कैंसर डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ इस पॉइंट को एड्रेस करने की इसलिए ज़रूरत है कि इसकी सबसे बड़ी वजह होती है इंजेक्शंस का बेदरेग यूज़। ये जो पेन किलर हैं, डिक्लो वगैरह, या फिर ये इनकी वजह से हेपेटाइटिस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। असल में फैलने की वजह है इंजेक्शन लगाना। क्योंकि देखें हमारे ज़ाहिर गांव का इलाका ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली जो अताई हैं, अताई भी बहुत ज़्यादा है। अब वो क्या करते हैं, अक्सर आपने खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी जब आप जाएंगे कि वो जब इंजेक्शन लगाएंगे कपड़े के ऊपर से लगाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिरिंज वो नहीं यूज़ करें, कई दफ़ा सिरिंज भी पुरानी यूज़ हो जाती है। फिर वो जिस जगह पर बैठे हुए हैं किसी ना किसी का खून गिरा हुआ है, उस खून के साथ आपके खून का कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर ये ऐसा चेन रिएक्शन है कि एक मर्द बिलफर्ज उसने इंजेक्शन लगवाया, उसे हेपेटाइटिस C हो गया, वो घर जाएगा उसकी बीवी को हेपेटाइटिस C होगा, उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें हेपेटाइटिस C होगा या हेपेटाइटिस B होगा। तो इस चेन रिएक्शन को रोकने के लिए सबसे पहली तो मैं गुजारिश भी करता हूँ लोगों से, हमेशा जितने भी मेरे पास आते हैं, और अवेयर भी करता हूँ, इंजेक्शन हर चीज़ का हल नहीं होता। इंजेक्शन जितना हो सकता है अवॉइड करना चाहिए। दूसरे नंबर पे जहाँ तक आपका सवाल है कि टेस्ट कौन से करवाने चाहिए, यंग एज के अंदर 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपने बचना है। सबसे पहली चीज़, इस ज़िले में, इस तहसील में हेपेटाइटिस, अपने हेपेटाइटिस का स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करवाएं। कितने अरसे के बाद? एक बार ज़िंदगी में। अगर आपको एक बार भी आ गया, बिलफर्ज आपने आज तक टेस्ट नहीं करवाया, अपना टेस्ट करवाएं। अगर आपने टेस्ट करवाया, नॉर्मल आए हैं, और आप उसके बाद कोई इंजेक्शन नहीं लगवाते, आप ये जो अताई हैं इनसे दांतों का काम नहीं करवाते, आपका कोई ऑपरेशन नहीं होता, तो आपको हेपेटाइटिस नहीं होगा। ठीक है, हेपेटाइटिस तभी होगा जब आप ये प्रैक्टिसेस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी तरह आपको एक्सपोजर हो गया इस प्रैक्टिस का, बिलफर्ज आपने 2 साल पहले टेस्ट करवाया, आपका हेपेटाइटिस C या हेपेटाइटिस B नहीं है, आपने दांत निकलवाए हैं या आपने कोई ड्रिप्स लगवा ली है, कोई ऑपरेशन हो गया है, आपको शक हुआ है कि ये जो बंदा जिससे मैंने ये काम करवाया ये डॉक्टर नहीं था, कोई अताई था, अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि वो लोग जिनकी उम्र 40 से ऊपर है उन्हें अपना शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त 33% आबादी शुगर की है। ठीक है, और 2045 में 50% हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि अपने शुगर के टेस्ट ज़रूर करवाएं जिनकी उम्र 40। मैं शुगर पे वो आप आगे बात बताइएगा, जितने भी टेस्ट करवाने चाहिए। ये जो हेपेटाइटिस, इसकी मेन एक और भी वजह जो हम सुनते आ रहे हैं कि ये बार्बर शॉप से हम जब जाते हैं तो वहाँ से भी जो है वो इसका फैलाव होता है। तो उसके लिए क्या जो है वो बचाव के लिए हमें करना चाहिए? देखें, इसमें 2 पर्सपेक्टिव्स हैं, क्योंकि हमने अपनी लोअर इनकम के लोगों को और मिडिल और हाई इनकम के लोगों को देखना है डिफरेंट तरीके से। अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं, बिल्कुल महंगी किट नहीं होती, आप 750 से लेके 1000 रुपए की किट मिलती है, अपनी बार्बर किट खरीद लें। ठीक है, अगर आप नहीं खरीद सकते, जब भी किसी दुकान पर जाएं 2 चीज़ें श्योर कर लें कि जब आपको ब्लेड लगाने लगे वो ब्लेड नया लगा है, और जिस उस तरह में वो ब्लेड लग रहा है क्या वो किसी एंटीसेप्टिक यानी डेटॉल वाले पानी में या किसी में डूबा हुआ है, तो ठीक है। दूसरी चीज़, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि अपने ख़त बनवाने के लिए या जब भी आप जाते हैं मशीन का इस्तेमाल करवा लें। आजकल तो मशीनें बहुत बारीक मशीनें आती हैं, तो ब्लेड्स अवॉइड कर लें, उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप बताते जाएं कि जिस तरह शुगर जो है वो उसका टेस्ट होना चाहिए। शुगर से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो आप लोगों के हमारे पास MS साहब की काविश से एक बहुत इंपॉर्टेंट HbA1c का टेस्ट होता है जो शुगर का बड़ा टेस्ट, वो मैं कवर भी कर गया हूं उनके पास। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी सहूलत है। तो ये टेस्ट सबसे अच्छा इस वक्त टेस्ट है जिसके ज़रिए ये चीज़ कंफर्म की जा सकती है कि क्या आपको शुगर है या आप ऐसी स्टेज में है कि आप में शुगर का रिस्क बहुत हाई है या आपको शुगर नहीं है। ठीक है, तो
सबसे पहली रिकमेंडेशन तो ये है कि जो भी लोग 40 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, चाहे उनको कुछ और फील नहीं होता, कोई बीमारी नहीं है, अपना शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाएं। ठीक है। और अगर आपको शुगर निकल आती है, उसका इलाज तो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बिलफर्ज नहीं होती, आप ऐसी स्टेज में जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, शुगर से पहले की स्टेज, तो आपको हर साल अपना टेस्ट करवाना है। और अगर आप बिल्कुल शुगर नहीं है तो हर 5 साल बाद आपने अपना टेस्ट करवाना। ठीक है। और कोई टेस्ट जो एक नॉर्मल इंसान को करवाने चाहिए? नॉर्मल इंसान को अगर बिलफर्ज आपकी उम्र 40 से कम है, किसी किस्म का कोई टेस्ट हम रिकमेंड नहीं करते। ठीक है। क्योंकि बार बार टेस्ट करवाना, इसके 2 नुकसानात। एक तो आपको बार बार नीडल लगेगी। दूसरे नंबर पे जितना आप, ये जो एज होती है ना, इसको हम कहते हैं इम्प्रेशनेबल एज। बल्कि आप जितनी बार टेस्ट करवाएंगे, हर बार आपको एक एंजाइटी के फेज से गुजरना पड़ेगा कि कहीं कोई बीमारी ना निकल आए। जब इम्प्रेशनेबल फेज ज़िंदगी का होता है तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं इसको अवॉइड करने रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि हेपेटाइटिस जो है वो बहुत ज़्यादा, हर तीसरा बंदा सराय आलमगीर में जो है वो हेपेटाइटिस से डायग्नोज हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप वो अपना टेस्ट भी करवा लेते हैं, वो इनिशियल स्टेजेस पर है, इसकी हाई स्टेज कौन सी है कि कहाँ पर जाकर ये आपके लीवर पे जाके अटैक करता है, कितने सालों में करता है, और कितने अरसे तक अगर हमें जल्दी पता चल गया तो उसका इलाज कितने अरसे तक चलता है और किस तरह चलता है, और कौन कौन सी जो है वो अद्वियात जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं? इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ तो समझने की ये है कि हमारे पास जो हेपेटाइटिस है ना, जिसको हम आम जुबान में काला यरकान, ये 2 तरह का होता है। एक हेपेटाइटिस बी है, बी और सी, एक हेपेटाइटिस सी है। अगर तो आपको हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो जाता है, उसका एक बड़ा टेस्ट होता है जिसे PCR कहते हैं। अगर आपका PCR पॉजिटिव आ जाता है, 3 माह से 6 माह का ट्रीटमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स कंडीशन। उसके बाद ये वायरस ख़त्म हो जाता है। इस वायरस के ख़त्म होने से मुराद ये नहीं है कि ये जिस्म से निकल जाएगा, ये इतना डॉर्मेंट यानी इतना बैठ जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा ना उसके खिलाफ लड़ने के लिए, वो कुछ करेगा नहीं। इस दौरान अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम, आपका दिफाई निज़ाम बिल्कुल बैठ गया है, तो ये रिएक्टिव हो सकता है। बिलफर्ज आपको कोई ऐसी बीमारी है कि आपको स्टेरॉइड देने पड़े हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन ये कम्प्लीटली काबिल इलाज है। ठीक है। अगर इसका इलाज उस वक्त शुरू हो जाए जिस वक्त तक जिगर पे असर नहीं हुआ, तो मरीज़ आमतौर पे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं और उनको जिगर की कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होती। दूसरा हेपेटाइटिस बी, ये एक मुश्किल चीज़ है। हमारे यहाँ ज़ाहिर है एक गुर्बत का एलिमेंट अपनी जगह पे है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी ज़रा लिमिटेड हैं। हेपेटाइटिस बी का आमतौर पे इलाज सारी ज़िंदगी करवाना पड़ता है, आपको एक दवाई सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट 1 साल की प्रोवाइड करती है। आमतौर पे यहाँ पे प्रैक्टिस भी यही की जाती है कि हेपेटाइटिस बी का PCR करवाया हमने, 3 महीने दवाई खाई है, नेगेटिव हो गया, लोग दवाई छोड़ देते हैं। हेपेटाइटिस बी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी उसका इतना यहाँ था कि आप 1 महीने दवाई खाएं वो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन वो नेगेटिव होने से मुराद ये है कि वो सिर्फ जिस्म में छुपता है, आप दवाई छोड़ते हैं वो वापस आ जाता है। ठीक है। इसलिए हेपेटाइटिस बी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोगों को मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी है कि वो सारी ज़िंदगी कम से उसकी दवाई सारी ज़िंदगी। लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि अगर हेपेटाइटिस बी हो जाता है, आपके लीवर पे अटैक कर जाता है, उसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि मुझे तो मालूम है, आपने साहब बताया, लेकिन हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी बताएं। देखिए, अगर तो आप अपनी दवाई के साथ रेगुलर रहते हैं, सबसे अच्छी बात इन दोनों बीमारियों की इलाज से मुतालिक अच्छी बात यह है कि आपको कोई जिगर की कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगी। अगर डेवलप हो जाए, बिलफर्ज आपने दवाई नहीं छोड़ दी, आप दवाई नहीं ले रहे, आपकी तशखीस लेट हुई है, आप तशखीस हो गई है, लेकिन आप कहते हैं मैं इतनी लंबी दवाई क्यों खाऊं, उस वक्त तो हम क्योंकि हेल्दी होते हैं ये डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद जिगर का सुकड़ाव शुरू होता है, जिगर सुकड़ता है तो पेट में पानी पड़ता है, पेट में पानी पड़ता है तो वो एक बहुत मिजरेबल सिचुएशन हो जाती है। आप खाने पीने से रह जाते हैं, आपको सांस लेने में मुश्किल है, आप लेट नहीं सकते, आप चल फिर नहीं सकते, और सबसे बड़ा एलिमेंट जो हमारे यहाँ यूजुअली इग्नोर कर दिया जाता है, आप खुद को बुरा फील करने लग पड़ते हैं कि मेरा कैसा अजीब सा पेट में पानी, मैं कमज़ोर सा फिर रहा हूँ, किस तरह का हो गया हूँ। खाने पीने में मुश्किलात, बिल्कुल हर चीज़ की मुश्किल डेवलप हो जाती है। फिर अगर आप तब भी एहतियात ना करें तो जिगर का कैंसर बन जाता है। और आपको पता है कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि इस पूरे मुल्क में इस वक्त कैंसर के इलाज के लिए 3 अस्पताल हैं। तो अगर आप 27-28 करोड़ तो आबादी होगी हमारी, हाँ इतनी है, उसके लिए 3 अस्पताल होंगे, तो अल्लाह ताला से ना सिर्फ पनाह मांगनी चाहिए बल्कि खुद कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों से बच जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
जी वेलकम। हमारे देखने वाले नाजरीन को आपने बहुत आगाह किया कि किस तरह मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो लोगों की जो है वो तशख़ीस करता है, कौन कौन से मराहिल आते हैं ज़िंदगी में जहाँ पर आपको टेस्ट करवाने चाहिए, कौन कौन से ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर जो है वो आपको मेडिसिन एक हद तक खाकर जो आप लोग छोड़ देते हैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, बल्कि अपने कंसल्टेंट के साथ जो आपका डॉक्टर है उसके साथ प्रॉपर जो है वो राब्ते में रहना चाहिए और वो आपको गाहे बगाहे जो है वो आगाह करता जाए। डॉक्टर तैमूर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे पास तशरीफ़ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।